नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक यात्रा वृत्तांत की। और यात्रा वृत्तांत की बात हो और उसमें हमारे प्रमुख लेखक की अगर हम बात करें, राहुल सांकृत्यायन जी का नाम नहीं आए तो कैसे संभव है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पाठ जिसका नाम है लासा की ओर। और ये पाठ जो है वो है एक यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत लिखा है राहुल जी ने। ठीक है, जान लेते हैं राहुल जी जो हैं। देखिए, जब हम यात्रा वृत्तांत के बारे में चर्चा करते हैं तो राहुल सांकृत्यायन का नाम जो है वो सर्वोपरि आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी की अधिकांश यात्राएं जो है वो लेखन को समर्पित कर दी। इन्होंने जितनी भी यात्राएं की उन यात्राओं को लेखनीबद्ध किया और उसी का एक भाग जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, जिसका नाम है लासा की ओर। बढ़ता हूं आज हमारे लेखक परिचय की तरफ। लेखक देखिए, हमारा लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 1893 ईस्वी में हुआ। 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो जिला आजमगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। गांव इनका है पंधा। ठीक है, गांव इनका पंधा, जिला आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा हिंदी साहित्य में जो योगदान दिया गया है वो सबसे बड़ा योगदान है अपनी यात्राओं को वृत्तांत के रूप में लोगों के सामने लेकर आना। ठीक है, जब हम इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करते हैं तो देखिए, इनके यात्रा वृत्तांत में आती है मेरी जीवन यात्रा जो है इनकी 6 भागों में। इन्होंने जीवन यात्रा जो है 6 भागों में अपनी जीवन यात्रा को, मतलब जहां जहां की इन स्थानों की यात्रा की, उसको उपन्यास के रूप में लिखा। और ये किस में आए गए? आपके मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। देखिए, इनकी जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो यात्रा वृत्तांत है। क्योंकि देखिए, यात्राएं जो है वो जिंदगी में बहुत कुछ हमें सिखाती है, बहुत कुछ हमें सिखाती है। तो आज इस पाठ से हम भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कौन सा स्थान है, कहां के बारे में वर्णन है, किस यात्रा वृत्तांत की आज जानकारी हमें मिलने वाली है, वो सारी बात हम पढ़ेंगे आज के पाठ में। ठीक है, आज हमारा पाठ जो है वो शुरू होता है जिसका नाम है लासा की ओर। ये लासा क्या है? ये है आपके तिब्बत की राजधानी। ठीक है, लासा जो है ये तिब्बत की राजधानी है। तो लासा की ओर मतलब इनकी यात्रा जो है वो लासा की ओर है। तो वहां तक यात्रा वृत्तांत में, उस यात्रा में इन्हें क्या क्या महसूस हुआ, क्या क्या इनको करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत का मतलब यही हुआ कि जब आप किसी भी स्थान की यात्रा करते हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती है, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम क्या करते हैं? हम अपने परिवार के साथ में हम जो है किसी स्थान की यात्रा करते हैं, चाहे वो पहाड़ी स्थल हो, चाहे हमारे ननिहाल जाना हो, या फिर हमारे किसी धार्मिक स्थल जाना हो, वो होती है यात्रा। अब उस यात्रा के दरमियान आपने जितनी भी तैयारी की है, उस तैयारी से लेकर वहां तक पहुंचे, वहां आपका अनुभव कैसा रहा, वहां आपको सीखने को क्या मिला, खान पान कैसा था, जब वापस लौटे, ये सारी बातें आपने लेखनीबद्ध कर दी तो वो यात्रा वृत्तांत बन जाता है। तो यहां इसी यात्रा वृत्तांत का एक छोटा सा भाग हमारे सामने है जिसका नाम है लासा की ओर। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहां? वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग, ठीक है, फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। मतलब ये रास्ता है, कौन सा रास्ता है? नेपाल से तिब्बत जाने का सीधा रास्ता है। नेपाल से तिब्बत जाने का सीधा रास्ता है। और कब तक का है? जब तक फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब तक नहीं खुला था तब तक ये नेपाल से तिब्बत जाने का सीधा रास्ता था। और इसी रास्ते से हिंदुस्तान की, मतलब भारत की जितनी भी व्यापारिक जो चीजें होती थी वो इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ठीक है, मतलब हमारी कोई भी फसलें हैं, कोई भी हमारा उत्पाद है, वो जो है इसी रास्ते से कहां जाता था? तिब्बत तक जाता था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यह केवल व्यापारिक रास्ता नहीं था, सैनिक रास्ता भी था। मतलब इस रास्ते से सैनिक भी जाते थे। व्यापारिक मतलब व्यापार होना, और सैनिक रास्ता मतलब दोनों प्रकार के रास्ते एक ही थे। ठीक है, जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं।
जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। तो ये व्यापारिक रास्ता होने के साथ साथ क्या था, सैनिक रास्ता भी था। तो सैनिक रास्ता था तो क्या था, यहां पर अनेक फौजी फौजी जो है वो टोलियों जो रहती थी उनके जो है वो आपके किले बनाए हुए थे। ठीक है, उनके किले बनाए हुए थे, लेकिन अब वो उनको छोड़कर जा चुके थे। ठीक है, चीनी पलटन रहती थी, चीनी सैनिक उसमें रहते थे, लेकिन अब उसको छोड़कर जा चुके थे। तो अब वहां पर क्या था, बहुत से फौजी मकान जो है वो आजकल गिरे हुए थे, बहुत से फौजी मकान जो थे वो आजकल गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। दूर के मतलब कुछ ऐसे स्थान जहां पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। मतलब पहले यहां पर चीनी पलटन रहा करती थी, ये रास्ता था कौन सा, नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता था, और उसके बाद में रास्ता खुला फरी कलिंगपोंग का। और जब तक ये रास्ता नहीं खुला था, हिंदुस्तान की भी वस्तुएं उसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये रास्ता जो है ये कौन सा रास्ता था, ये व्यापारिक रास्ता, और साथ ही साथ में कौन सा, व्यापारिक रास्ते के साथ में अगर हम बात करें सैनिक रास्ता भी था। ठीक है, चीनी पलटनी चीनी सैनिक उस समय वहां पर रहते थे, लेकिन वे उसको छोड़कर जा चुके थे। तो किले जो है वो फौजी घर कुछ नष्ट हो चुके थे, टूट चुके थे, लेकिन जो दुर्ग के रूप में था, दुर्ग के रूप में था, वहां पर कुछ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, रहने लग गए थे, इसलिए वो आबाद हो गए थे। मतलब वहां पर लोगों का निवास स्थान हो चुका था। ऐसा ही एक परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। देखिए तिब्बत में वो बता रहे हैं, अब यहां पर अब क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं आपके तिब्बत के बारे में। ठीक है, तिब्बत के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो हम यहाँ पर एक चाय की दुकान थी वहां पर रुके। ठीक है, अब चाय की दुकान पर रुके तो अब देखिए क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि तिब्बत आप जाते हो तो आपके लिए कुछ आसानी भी है, कुछ आसानी भी है और कुछ आपको तकलीफें भी मिलती है। ठीक है, अब आसानी के रूप में अगर वहां पर जो बातें बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहां पर जाति पाति छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब किसी प्रकार से जाति पाति और छुआछूत का कोई भी वहां पर प्रभाव नहीं है। ठीक है, मतलब आप जो है वो उच्च जाति को, आप निम्न जाति को, इस प्रकार का भेदभाव वहां पर होता ही नहीं है। छूत अछूत की कोई भी परंपरा वहां पर है ही नहीं। ठीक है, छूत अछूत की कोई भी परंपरा वहां पर है ही नहीं, और न ही औरतें पर्दा करती है। मतलब वहां पर महिलाएं जो है वो किसी प्रकार का पर्दा भी नहीं करती, और छूत और अछूत की भावनाएं भी वहां नहीं है, और जाति पाति का भी कोई भी वहां पर सिस्टम नहीं है। आगे बात यहां पर समझ में, कहां पर ये बात हो रही है, तिब्बत की। ठीक है, ये बात कहां की हो रही है, तिब्बत की बात हो रही है। आगे बात समझ में, आगे बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंडी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। अब यहां पर देखिए तिब्बत के बारे में जो बताया जा रहा है, तिब्बत के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। अगर हम बात करें यहां पर देखिए तिब्बत के बारे में जो उन्होंने बताया, सबसे पहले तो ये बात बताई कि वहां पर जाति पांति नहीं है। ठीक है, जाति पांति नहीं। ठीक है, मतलब फिर उसके बाद बताया छुआछूत नहीं है, छुआछूत नहीं है, छुआछूत का कोई भी सिस्टम वहां पर नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बताया, अगर आप एकदम निम्न स्तर के भिखमंगे नहीं हो, निम्न स्तर के भिखमंगे नहीं हो, तो आप घर के अंदर तक जा सकते हो। ठीक है, मतलब निम्न एकदम बहुत ही निम्न श्रेणी का भिखमंगा होगा, उसको जो है लोग चोरी के डर से घर में नहीं आने देते, और अदरवाइज अन्यथा भिखमंगा भी घर में जा सकता है। अब ये देखो, ठीक है, महिलाएं पर्दा नहीं करती, पर्दा नहीं करती, महिलाएं पर्दा नहीं करती। ठीक है, और वो आपको चाय बनाकर भी दे सकती है, चाय भी बनाकर दे सकती है। ये तिब्बत में उस समय की बात बताई जा रही है। ठीक है, लेखक जो है वो ये बता रहे हैं कि अगर आप बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे नहीं हो,
ठीक है, तो उनको क्या है कि घर में आने की अनुमति नहीं होती, कि उन्हें डर होता है कि कहीं ये चोरी नहीं कर ले। लेकिन अगर आप सामान्य भिखमंगे के रूप में हो तो आपको जो है वो कोई भी नहीं रोकेगा, आप घर के अंदर तक जा सकते हैं और आप वहां पर जो है जाकर कोई भी सास है या बहू है उसको जो है वो ये कह सकते हो कि आप मेरे लिए चाय बना दीजिए, अपनी सामग्री आप उसे दे दीजिए, वह आपकी सामग्री जो है वो लेकर उससे चाय बनाकर आपको दे देगी। कैसी चाय बनाएगी? चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी, आपकी चाय को पका देगी, मक्खन और सोडा नमक मिलाकर दे देगी। ठीक है, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह उस चाय को चोनी में कूटकर उसका क्या करेगी, दूध वाली चाय के रंग का बना देगी और फिर एक टोंटीदार बर्तन में आपको लाकर दे देगी, जैसे अपनी केटली होती है उसी प्रकार के बर्तन में लाकर आपको दे देगी, जिससे आप चाय पी सको। अब यहां पर देखिए, ये क्या इस प्रकार का रिवाज क्या भारत में रहा है? तात्कालीन रूप में आपको विचार करके देखना है कि उस समय में तिब्बत का जो समाज था और उस समय का भारतीय समाज जो था उसमें क्या अंतर रहा। आपको ये चीजें एकदम स्पष्ट रूप से भी नजर आ जाएगी। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौनी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। अगर आपको यह संदेह हो कि भाई मैंने जो है वो मक्खन तो दे दिया, लेकिन मेरा मक्खन जो है वो मेरी चाय में जाएगा नहीं जाएगा, पूरा डालेंगे नहीं डालेंगे, आप जहां बैठक में बैठे हो वहां से अगर आपको लग रहा है किचन जो है वो दूर है, रसोई जो दूर है, तो आप उस शक की स्थिति में आप खुद जाकर जो है वो अपनी मक्खन को उसमें डाल सकते हो। मतलब आप घर के बहुत अंदर तक जा सकते हो। ये यहां के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। ठीक है, तिब्बत में इस प्रकार का आपके जो है वो सिस्टम था, इस प्रकार की आपकी प्रणाली थी कि जिसमें कोई भी सामान्य भिखमंगा जो है वो घर के भीतर तक जा सकता है और घर की बहू को, घर की सास को जो है वो कह सकता है कि आप मेरे लिए चाय निर्मित करें। उसके लिए वह मक्खन, चाय ये उनको दे सकता है, सोडा नमक भी उसको दे सकता है और वो उसको चौनी में मत कर उसको जो है वो बना देती है चाय, जिसमें चाय के रंग का बना देती है, उसको तैयार कर देती है और उसके बाद उसमें मक्खन डाला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो करके दे देती है। लेकिन अगर आपको संदेह है कि भाई मेरा काम जो है, मेरा मक्खन जो है वो पूरा कहीं इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, कहीं उन्होंने मेरा मक्खन जो है वो पूरा इस्तेमाल करने के बजाय उसको फेंक तो नहीं दिया या खुद रख तो नहीं लिया, तो उस स्थिति में आप अंदर तक जाकर खुद मक्खन को भी अपनी चाय में डाल सकते हैं, चौनी में डाल सकते हैं। आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है, आगे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोनला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे। अब यहां पर देखिए राहदारी क्या है। ठीक है, आप अगर यात्रा करते हो तो आपके पास में वैध जो है आपके पास में कागज होने चाहिए, मतलब कानूनी कागज आपके पास में होने ही चाहिए। तो अब यहां पर देखिए वो क्या चीज बता रहे हैं, दोनों चीटें मतलब क्या है वो आपको स्पष्ट कर देता हूं। जैनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोपोन मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लामिक राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी। ठीक है, मतलब उसको कौन लिख कर देता है? मजिस्ट्रेट लिख कर देता है। मजिस्ट्रेट लिख कर देता है कि ये इस रास्ते से उस रास्ते तक पार करने के लिए ये जो है ये आप जो है राहदारी वैसे तो हमें होती है राहकेदारी, मतलब टैक्स के रूप में, मतलब आप इस रास्ते पर आ रहे हो आपको टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इनके पास में क्या थी? मजिस्ट्रेट की लिखी हुई चिट्ठी थी जिसके माध्यम से उन्होंने उस रास्ते को पार किया। आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है, परित्यक्त चीनी किले से, जैसे ही परित्यक्त चीनी किला था उससे जैसे ये निकले तो एक व्यक्ति आ गया कि भाई आप यहां से आगे जा रहे हो तो आप जो है हमें बता दीजिए आपके पास में कोई वैध कागज है या नहीं है। अगर कागज नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो ये जो है वो मजिस्ट्रेट की लिखी हुई जो चिट होती है वो उसको पकड़ा देते हैं। आगे बात समझ में? तिब्बती सीमा का एक स्थान है थोनला। थोनला जो है वो एक तिब्बत की सीमा का स्थान है। उस गांव के बारे में हम थोनला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। आगे बात यहां पर समझ में? आगे यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब यहां पर देखिए लेखक के साथ में है सुमति। ठीक है, ये लेखक का मित्र है। ये कौन है?
ये हमारे लेखक के मित्र। तो मतलब यात्रा में अगर हम बात करें तो कौन कौन है, एक तो लेखक हो गया और लेखक के साथ में सुमति। ठीक है, लेखक के साथ में सुमति। तो जान पहचान के मतलब सुमति जो है उसके जान पहचान के आदमी यहां पर भी जिस स्थान पर वो पहुंचे वहां पर भी लेखक के मित्र सुमति के जान पहचान के आदमी थे। भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। अब यहां पर देखो, यहां क्या कह रहे हैं कि मतलब भिखमंगे के वेश में थे। ठीक है, सुमति के जानकार लोग थे और हम भिखमंगे के वेश में थे, उसके बावजूद जो है हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। लेकिन उसके 5 साल बाद जब हम वापस लौटे, एक भद्र यात्री के रूप में आए। कैसा है? भद्र यात्री के रूप में, मतलब सज्जन बनकर आए। सज्जन बनकर आए तब क्या हुआ? घोड़ों पर थे, सज्जन बनकर आए तो लोगों ने हमें जो है वो ठहरने के लिए जगह नहीं दी। तब हमें क्या करना पड़ा? तब गांव में एक जो बहुत ही सबसे गरीब झोंपड़ा जो था, ठीक है, उस झोंपड़े में हमें जो है शरण लेनी पड़ी, उस झोंपड़े में जाकर रुकना पड़ा। तो अब आप देखिए ये क्यों हो रहा है। ये इसका होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि वहां पर लोग जो है ये डरते हैं कि अगर जो है वो भद्र व्यक्ति हमारे घर में आया और लोग डाकू जो अगर हमारे यहां पर आए तो वो जो है इनके साथ साथ हमें भी मार डालेंगे। लेकिन भिखमंगे होते हैं तो भिखमंगे से उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन बहुत अधिक निम्न स्तर का भिखमंगा होगा उसको अपने घर में जगह नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि चोरी होने का डर रहता था। आगे बात यहां समझ में, आगे देखिए। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त ठंड पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब यहां पर देखो उसका क्या कारण है। उसका कारण ये भी बता रहे हैं कि यहां पर ये छन्न पीते हैं। ठीक है, ये है क्या है? ये नशे का पेय पदार्थ है। नशे के लिए क्या है? ये पेय पदार्थ है, पीने योग्य पदार्थ है। इसको पीने के बाद में नशा आ जाता है। तो छन्न पीकर जो है लोग होश हवास कम रखते हैं और इस वजह से क्या होता है कि ये भद्र व्यक्ति जो होते हैं ना उनको जो है वो अपने पास में रहने की जगह नहीं देते हैं। भद्र व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो अच्छे दिख रहे हो, देखो घोड़े पे सवार होकर आए हैं तो यहां पर इनको ठहरने की जगह नहीं मिली। सबसे गरीब झोंपड़ा था वहां पर ठहरने की जगह मिली। लेकिन जब यही लोग, यही अगर किस में आए थे, यही जब आए थे अपने भिखमंगे के वेश में, तब इनको रहने की जगह मिल गई थी। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है, अंतर आ रहा है ना समझ में कि यहां भाई तिब्बत में उस समय का समाज कैसा था। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखिए हमने यहां तक अभी तक क्या सीखा, हमारी यात्रा से अभी तक हमने क्या सीखा है। देखो यात्राएं जो होती है ना वो सीखने वाली ही होती है। वो हमें सिखाती बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि यहां पर ये यात्रा जो हो रही है कहां की हो रही है? ये हो रही है तिब्बत की। तिब्बत की राजधानी कौन सी? तिब्बत की राजधानी है कौन सी है? लहासा। तिब्बत की राजधानी कौन सी है? लहासा। तो उस ओर की ये यात्रा है। तो अब आप देखो वहां पर जाने पर लेखक को इस बात का एहसास हो गया। किस बात का एहसास हो गया? सबसे पहली बात तो इस बात का एहसास हो गया कि भिखमंगे के वेश में यात्रा। ठीक है, भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहा है तो आपको रहने के लिए स्थान मिल जाएगा, आप घर के अंदर तक जा सकते हो। ठीक है, भिखमंगे के वेश में यात्रा करने पर। दूसरा अगर हम बात करें तो उन्हें यह भी पता चला कि यहां पर पहले जिस स्थान पर वो गुजरे थे वहां पर पहले चीनी पलटन सैनिक रहा करते थे। लेकिन अब वहां पर चीनी पलटन के स्थान पर लोगों ने जो है वो कुछ दुर्ग जो टूट चुके, कुछ ध्वस्त हो गए, उन स्थानों पर लोगों ने अपना बसेरा बना लिया तो वो आबाद हो गए। ठीक है, साथ ही साथ में आपके पास में वैध जो है वो क्या होना चाहिए? कानूनी दस्तावेज आपके पास, कानूनी कागज आपके पास होना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने यहां पर यह चीज मिली कि तात्कालीन का मतलब हो गया उस समय, तात्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिली है। समाज के बारे में, तात्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिल रही है। अब यहां पर इसको समझने वाली जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? कि जब हम तात्कालीन समाज की बात करते हैं तो उस समय की बात आती है। उस समय के अनुसार हमें यह बताना होता है कि वहां पर तिब्बती समाज जो है वो उस समय कैसा था। तो आप यूं समझ सकते हैं कि वहां पर देखिए औरतें पर्दा नहीं करती थी।
ठीक है, जाति पाति वहां पर नहीं था, छुआछूत की बात वहां पर नहीं होती थी, ठीक है, छुआछूत की बात वहां पर नहीं होती थी। सामान्य भिखमंगे को घर में प्रवेश दे दिया जाता था, बहुत निम्न श्रेणी का भिखमंगा होता उसको घर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। और अगर आप भद्रवेश में हैं तो वहां पर आप जो है वो आपको अच्छे रहने की जगह नहीं मिलेगी। लोग जो है वो नशा भी करते थे, छन पीकर नशा भी करते थे, उनके होश हवास जो है वो दुरुस्त नहीं रहते थे। ये उस समय का वहां का तिब्बती परिवेश था। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है। पढ़ता हूं अब हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देखिए सबसे पहला, पुराने चीनी किलों की वर्तमान स्थिति कैसी बताई गई है। पुराने चीनी किले हैं, उनकी वर्तमान स्थिति किस प्रकार की बताई गई है। सभी अच्छी स्थिति में है, कुछ किले अब भी सेना के अधीन है, बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, अब उन्हें संग्रहालय में बदल दिया गया है। तो बहुत से फौजी मकान जो है वो अब गिर चुके हैं। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। देखिए, तिब्बत में किस सामाजिक परंपरा का अभाव है। तिब्बत में किस सामाजिक परंपरा का अभाव है। आतिथ्य, हथियार प्रयोग, शिक्षा व्यवस्था, जाति पाति और छुआछूत, ठीक है। तो देखिए, अनेक स्थानों पर ये आपके जाति पाति और छुआछूत जो है वो परंपरा के रूप में माना जाता है, लेकिन यहां पर ये परंपरा है ही नहीं, यहां पर इस चीज का अभाव है। मतलब यहां पर जाति पाति और छुआछूत होता ही नहीं है। आगे बात समझ में, आगे देखिए, चाय बनाने के समय कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में होती है। चाय बनाने के समय कौन कौन सी सामग्री जो है वो प्रयोग में आती है। चीनी, दूध, इलायची। अगर आज अपने अनुसार आप लोग सोचोगे तब तो आप उत्तर बता दोगे कि भाई चीनी है, दूध है, इलायची है, अदरक है, जो भी है। लेकिन यहां पर बात किस समय की हो रही है, उस पाठ के संदर्भ में वहां पर चाय किस प्रकार बनाई जाती थी वो बताना है। तो उसमें चाय पत्ती, दूध या अदरक मिलाकर, मक्खन, सोडा, नमक या चौनी मिला, चौनी की सहायता से, दही, गुड़ और मिर्ची। तो मक्खन, सोडा, नमक और चौनी, चौनी जो होती है उसमें चाय को कूटा जाता था। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 4, लेखक 5 साल बाद जब उसी रास्ते से लौटे तब वह किस वेश में थे। 5 साल के बाद में लेखक जब आए, पहले तो वो भिखमंगे के वेश में थे, 5 साल के बाद में आए तब क्या थे, साधु के वेश में, भिखमंगे के रूप में, भद्र यात्री के वेश में, सैनिक के वेश में। तो वो जब वापस लौटे थे तो वो भद्र यात्री के वेश में लौटे थे। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है, क्लियर। बढ़ता हूं आगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा, दूसरी यात्रा के समय लेखक को ठहरने के लिए कहां जगह मिली। दूसरी यात्रा जब लेखक ने की, मतलब 5 साल बाद जब वापस लौटे, उस समय लेखक को कहां ठहरने की जगह मिली। एक आलीशान सराय में, गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में, सुमति के घर में, सरकारी विश्राम गृह में। अरे भाई, गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में उन्हें रहने की जगह मिली थी। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आज आपको राहुल जी के साथ साथ आज हमें जो है तिब्बत की यात्रा का अनुभव शुरू हुआ। आज हमने ये जाना कि उस समय का तिब्बत का समाज किस प्रकार का था, और उस तिब्बत के रास्ते में जो है वो चीनी पलटने भी पहले उस समय रहा करती थी, ठीक है। तो यात्राएं जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और हमें यात्राओं को बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए उस पर जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी यात्रा अगर आप कर रहे हो तो उस यात्रा पर पहुंचने के पश्चात आपकी मंजिल जरूर आपको मिल जाती है, लेकिन वो यात्रा आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप जब भी कभी भी यात्रा करेंगे तो उस यात्रा को एक लेखन के रूप में अपने साथ में जरूर यादों के रूप में लिख कर रखेंगे, और वही याद जो है वो आपकी बन जाएगी यात्रा वृत्तांत, ठीक है। अब हम मिलेंगे इसके बाद वहां पर क्या क्या हमें लेखक ने जानकारी दी है, उन सब बातों को जानने के लिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।